हेलो बच्चों, मैं मोहित चौहान। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सब कवर कर ली थी। और अब आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में ये एक लास्ट टॉपिक है मेटलर्जी। इसके बाद में एक टॉपिक और है, वो छोटा सा टॉपिक है, बहुत माइनर टॉपिक है, आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसको हम लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं मेटलर्जीज। ठीक है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10th लेवल पे मेटलर्जी में सिर्फ इतना दिया है कि उनके जो टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है, कौन कौन से ओर्स होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशंस दी हुई है। ठीक है, और उसमें जितनी भी मेथड्स यूज़ होते हैं मेटलर्जीज में, उनका बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, एंड इट्स बेसिक टर्म्स। ठीक है, तो मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी होती है अर्थ क्रस्ट से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, उसके काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे वो मतलब उसका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। तो इसमें लिखा है मेटलर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ extracting, purifying and preparing metals from some minerals known as ores for practical use। इसका मतलब है कि जो अर्थ क्रस्ट होती है, या फिर बोल सकते हैं हम सिया वाटर में क्या होता है, काफ़ी टाइप्स के मेटल्स होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये अर्थ क्रस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। यहाँ से क्या करते हैं हम, दोनों जगह से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल्स। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स मेटल एंड देयर इम्प्योरिटीज़। मतलब क्या है कि मिनरल्स में मेटल्स होने के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, अभी हमने एक टर्म्स यहाँ पे यूज़ की थी ओर्स। अब हम देखेंगे ओर्स क्या होते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब इतने सारे मिनरल्स में हमें कौन से मिनरल से एक्सट्रैक्शन करना है मेटल का? जो मिनरल्स मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिनके द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्शन हो सकता है, पॉसिबल है उन मिनरल्स से, उन मिनरल्स को ही हम बोलते हैं ओर्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था सम मिनरल्स, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ही मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, उन्हीं को हम ओर्स बोलते हैं। और आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली और इकोनॉमिकली। ये दोनों टर्म हमें याद रखनी पड़ेगी, इजीली और इकोनॉमिकली, क्योंकि क्या होता है काफ़ी टाइप के मिनरल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी, उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए बहुत बड़े प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें उनमें से मिनरल्स में से ऐसे ओर्स देखने हैं जिनसे हमारा इजीली और इकोनॉमिकली हमारा मेटल का एक्सट्रैक्शन हो सकता हो। अब हम आगे देखेंगे, आगे हम इसके फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए मिनरल से, उन मिनरल से जो ओर्स होते हैं। तो ओर, ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे जो ओर होगा हमारा, वो ओर किसी भी टाइप से प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं सिया वाटर में NaCl प्रेजेंट होता है। सिया वाटर में NaCl, सिया वाटर में NaCl प्रेजेंट होता है। और काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, उनमें काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं। स्टोन से हम ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी हम बताएंगे। तो क्या होता है कि स्टोन को हम पहले क्रस्ट करते हैं, क्रस्ट करके उसको बहुत महीन बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
फिर उसके आगे हम क्या करते हैं, और काम करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करने के लिए और का ये 4 मेथड्स हैं। एक मेथड और है केमिकल मेथड, और इस मेथड को हम बोलते हैं लीचिंग। इस मेथड को हम लीचिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारे मेथड्स होते हैं ओर को कंसंट्रेट करने के लिए, ठीक है। अब उससे आगे आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द ओर। इसका मतलब होता है कि हम जो ओर होता है, हमने जो कंसंट्रेट ओर किया है, उससे हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या है कि 3 टाइप्स के मेटल होते हैं हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में। मैंने आपको कल भी बताया था, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर समझाया था आपको, KNaCa Mg Al जैकडेन Fe, ठीक है, डॉट डॉट। तो अब हम देखेंगे कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उनमें 2 टाइप के ओर्स होते हैं, एक तो वे ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, दूसरे वे हैलाइड की फॉर्म में होते हैं, है ना। मतलब हाई रिएक्टिविटी मतलब ये वाले मेटल्स जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ येलो लाइन से, ये आते हैं हमारे एल्युमिनियम तक, पोटेशियम से एल्युमिनियम तक, ये आते हैं हमारे हाई रिएक्टिविटी में, ठीक है, जिनको मैंने येलो लाइन से अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं ऑक्साइड्स की और हैलाइड्स की फॉर्म में, एनवायरनमेंट में, ओर्स में, कह सकते हैं मिनरल्स में, वो मिनरल्स जो जिनसे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, पॉसिबल होता है एक्सट्रैक्शन। तो उनका हम आगे का प्रोसेस, आगे का स्टेप क्या करते हैं, उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन स्टेट, ठीक है, मोल्टन ओर। मतलब हम जो मोल्टन ओर होगा हमारा, जो ओर हम कंसंट्रेट करेंगे, उसको पहले हम मोल्टन स्टेट में लेके आएंगे। मोल्टन स्टेट में लाने के बाद उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इसका आगे मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कैसे होता है, उसमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जब हम मोल्टन स्टेट में इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें ये जो मेटल मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए थे, Na से लेके एल्युमिनियम तक, इनका हमारा एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम किस किस तरीके से करते हैं। तो वे 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। एक तो होते हैं वे कार्बोनेट की फॉर्म में, दूसरे होते हैं वे सल्फाइड की फॉर्म में। अब हम दोनों का अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो भी देखेंगे हम आगे डिटेल में। पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेटल हैं जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया था हाई रिएक्टिविटी के मेटल। अब ये जैकडेन से स्टार्ट होते हैं, जो मैंने पिंक लाइन से अंडरलाइन किया है Pb तक, ठीक है। ये जैकडेन से जिंक से लेके लेड तक होते हैं, ठीक है। तो इनको हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें हमारे कार्बोनेट और होते हैं। कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैल्सिनेशन करना पड़ता है। कैल्सिनेशन क्या होता है ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और सल्फाइड ओर को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें करना होता है रोस्टिंग। ये रोस्टिंग का मेथड यूज़ करना पड़ता है। अब जब दोनों मेथड हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ये कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा ये जब यहाँ से हम करके आएंगे तो ये ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद ओर्स का ये मेटल के ऑक्साइड में फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे किसी एक्सटर्नल कंडीशन देके। जैसे हम यहाँ पे हम इसका रिडक्शन करने के लिए हम कार्बन का भी यूज़ करते हैं, कोक का, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका रिडक्शन करने के लिए H2 का भी यूज़ करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम कर सकते हैं जो ये हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स थे इनके साथ इनके मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा के, जब इनकी रिएक्शन ये करेंगे इनके साथ, तो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, उनसे अगर हम हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स की रिएक्शन कराएंगे तो वे क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे मीडियम रिएक्टिविटी वाले या फिर लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को, ठीक है। तो वो रिएक्शन भी कराएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल के लिए हमने K लिख लिया, मतलब हम पोटेशियम से भी रिएक्शन करा सकते हैं इनके ऑक्साइड्स की, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखागा और ये पोटेशियम अपना ऑक्साइड बना लेगा और वो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है।
तो रिडक्शन स्टेप होने के बाद में हमारा एक प्योर फॉर्म में मेटल हमारा मिल जाता है, पर फिर भी वो मेटल इतना प्योर नहीं होता है, ठीक है। इतना सब करने के बाद भी वो मेटल अपनी पूरी प्योर फॉर्म में नहीं आता है, जो हम जिससे हम उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लैब में उसके यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल की फॉर्म में। तो फिर भी उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब मेटल का रिफाइनिंग या फिर इसको बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन, लास्ट स्टेप होता है। तो इन मेटल्स का हम क्या करते हैं, फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं। उसके भी मेथड्स होते हैं। देख, पहला मेथड है डिस्टिलेशन, दूसरा है पोलिंग, तीसरा है लिक्विएशन, और फोर्थ है इलेक्ट्रोलिटिक फाइनैंडिंग, ठीक है। तो ये जो पोलिंग वाला मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 12th में से, 12th में हम इसको रीड करेंगे। अभी हम ये 3 मेथड्स देखेंगे जो तीनों 10th के एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं, उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये वाले मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, अभी हम इसको इस वाली सीरीज़ में हम बताएंगे कि लो रिएक्टिविटी के मेटल्स कौन कौन से होते हैं। तो जो लो इस सीरीज़ में जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो सारे मेटल्स लो रिएक्टिविटी के होते हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। मतलब कापर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये चारों टाइप के मेटल्स होते हैं लो रिएक्टिविटी के। इनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए, इनका एक्सट्रैक्शन बेसिकली सबसे ज़्यादा ईजी है। इसको हम कर सकते हैं बहुत ईजीली। सबसे पहले हम, मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट में सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये जो लो रिएक्टिविटी के हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका रोस्टिंग करा देते हैं, जो हमने यहाँ पे बताया अभी, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं सल्फाइड ओर के लिए। फिर उसके बाद में हम उसका ये ऑक्साइड की फॉर्म में दे देता है यहाँ से, फिर हम इसका रिडक्शन करा देते हैं, थोड़ा ब्लर हो रहा है। फिर हम इसका रिडक्शन करा देते हैं, रिडक्शन के बाद ये डायरेक्टली मेटल में चेंज हो जाता है। और इसका रिडक्शन कराने के लिए भी हमें बाहर से मतलब इसके एक्सटर्नल कंडीशन की कोई, या फिर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हम इसका डायरेक्ट हीटिंग करा देंगे, और डायरेक्ट हीटिंग कराने के बाद में मेटल की फॉर्म में खुद से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाद में इसका रिफाइनिंग करा देंगे, रिफाइनिंग कराने के बाद में हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक फ्लो चार्ट था पूरे चैप्टर का। अब हम इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक्सट्रैक्शन के चारों मेथड्स, कंसंट्रेशन के चारों मेथड्स, और फिर ये हम पढ़ेंगे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम रिफाइनिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो पहला हमने लिखा था, मतलब लिखा नहीं था, उसको हमने जस्ट बताया था कि हमें जो होता है और किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, और हमें एनवायरनमेंट में, और हमें लिक्विड की फॉर्म में मिल सकता है। जैसे हम मतलब बता रहे थे अभी सी वाटर में NaCl प्रेजेंट होता है, तो वो लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा हमें, ठीक है। और सेकेंड हम बता रहे थे स्टोन्स की फॉर्म में मिलेगा। स्टोन बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनमें स्टोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और अब जो स्टोन होंगे इतने बड़े बड़े, काफ़ी रूम के बराबर स्टोन होते हैं, अब उनको हम डायरेक्टली तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते उनसे मेटल, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको क्रश करना पड़ता है बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, रोलर्स के द्वारा, ठीक है। जैसे आपने घर में भी देखा होगा, जब हम ईंट वगैरह से कुछ मतलब उसको बारीक करना होता है तो हम हैमर से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी मशीनों से उन स्टोन्स को क्रश किया जाता है। तो मैंने मान लिया इतना बड़ा एक स्टोन का टुकड़ा है, तो इसको हम मशीन के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर लेंगे। क्रश डोर, और इन फॉर्म ऑफ स्टोन, ठीक है। तो एक क्रश और हम बना लेते हैं पहले, फिर क्रश और करने के बाद में हम इनका कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है कि जैसे मान लिया हमने यहाँ पे और हमारा 10% है, और इम्प्योरिटीज हमारी 90% है, तो 90% इम्प्योरिटीज है और 10% हमारा मेटल है। मतलब हम एक मान के चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं, ज़्यादा ही होता है मेटल और इम्प्योरिटीज थोड़ी कमी होती है मेटल से। तो हम क्या करेंगे, इसका कंसंट्रेशन कर लेंगे। कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, जब हम इसको पीस लेते हैं, मतलब इसको क्रश कर लेते हैं, तो ये इस फॉर्म में हो जाता है। तो क्या होता है, कुछ टाइप के और ऐसे होते हैं जिनको पीसने के बाद में हमें उसमें पार्टिकल्स
हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कितने टाइप्स के दिख रहे हैं, अलग अलग होते हैं। मान लिया ब्लैक रंग की ये जो हम निकाल रहे हैं ये और है, और ये जो हमने 10% माना है तो इसमें 10% हमें ब्लैक रंग के ही दिख रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया 10%, तो ये मान लिया हमने मेटल है, हम मान सकते हैं ऐसा। और ये जो बाकी का वाइट वाइट दिख रहा है ये इम्प्योरिटीज़ है, 90%, ये ज़्यादा दिख रहा है वाइट वाइट। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ये पहला मेथड होता है और कोई कंसंट्रेट करने का, हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग में क्या होता है, इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। हैंड पिकिंग इज ए सिंपल सेपरेशन मेथड वेयर सब्सटेंस इन ए मिक्सचर सेपरेटेड बाय मैनुअली पिकिंग दैम आउट बेस्ड ऑन डिफरेंस इन साइज कलर शेप। ये मेन चीज़ है, ठीक है। एंड अदर विजिबल करेक्टरिस्टिक, जो मैंने अभी बताया तुम्हें कि हम आंखों से देख सकते हैं उनको, कि वो अलग अलग टाइप के कलर दिखेंगे उसमें। कुछ मतलब कलर के क्या होंगे कि मेटल्स होंगे, और कुछ कलर के उसमें एक और में और भी मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक और में एक ही मेटल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसको हम आंखों से देख के उसको हम उठा सकते हैं। जैसे हम देखो चावल साफ़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें से हम काफ़ी चीज़ें अलग अलग कर देते हैं, बाद में चावल ही बचते हैं। ऐसे ही इसका सीन है, इसको भी ऐसे ही करते हैं। तो हम किस बेसिस पे करते हैं, साइज के बेसिस पे उसको हटा सकते हैं, कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, फर्स्ट था। तो कंसंट्रेट करने का मेटल को दूसरा मेथड ये होता है ग्रेविटी सेपरेशन, या इसको बोलते हैं वाटर और हाइड्रोलिक सेपरेशन, या इसको बोलते हैं लेविगेशन। इसके तीनों नाम, चारों नाम हो सकते हैं। पता चल रहा है एग्जाम में वाटर सेपरेशन आ गया, तुम्हें याद रखा हुआ है कि हाइड्रोलिक, या फिर ग्रेविटी सेपरेशन आ गया, या फिर लेविगेशन आ गया सीधा सीधा। तो तुम्हें ये चारों नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि हमने जो क्रश किया था और उसको हम यहाँ पे डालते हैं। आपने देखा होगा जब आप चक्की पे जाते हो, चक्की जो होती है गांव में आटा वाटा पीसने के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक इतना बड़ा सा गोल सा ऐसे वो बना होता है, ठीक है। जैसे लैब में आपने देखा होगा फिल्ट्रेट वाला वो होता है, कोन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बना होता है, उसमें हम और डाल लेंगे, क्रश डोर। क्रश डोर, ठीक है। क्रश डोर डालने के बाद हम यहाँ से वाटर को सप्लाई करेंगे। हमने ये जो लिया है ये थोड़ा ऐसे टिल्ट होता है नीचे, ठीक है। ये टिल्ट होगा और इसमें ऐसे बने होंगे खांचे टाइप में। इसका रीज़न मैं बताऊंगा अभी क्यों बने होंगे, पहले हम इसकी पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन सेपरेट्स मिनरल्स बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंसेस यूजिंग ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ओर होता है उसमें काफ़ी टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ और मेटल की डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। उसी टाइप के ओर को हम इसके बेसिस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन के बेसिस पे, ठीक है। अगर वो डिफरेंस नहीं हुआ, मैंने मान लिया जो मेटल है और इम्प्योरिटीज़ है, अगर उनकी डेंसिटी में डिफरेंस नहीं हुआ तो वो इस मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट है इसका, हैवियर मिनरल्स सेटल फास्टर देन लाइटर गैंग इन ए मीडियम। जो गैंग होते हैं ये इम्प्योरिटीज ही होती है, ठीक है। इसका ये दूसरा नाम हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है यूज्ड फॉर कंसंट्रेटिंग ओर्स लाइक गोल्ड, टीन, आयरन एंड कोल, ठीक है। तो ये गोल्ड को, टीन को, आयरन को और कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, सॉरी कंसंट्रेट कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लैक रंग के पार्टिकल है, ये हमने मान लिया, जो इसमें दिख रहा है हमें ब्लैक ब्लैक, ये हमने मान लिया ये पार्टिकल गैंग के हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गैंग, ठीक है। और ये जो रेड वाले पार्टिकल हैं ये हमारे सेपरेटेड और, मतलब जो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं और को, ये रेड वाले इसमें खाँचों में रह जाते हैं, और जो वाटर की फॉर्म में, मतलब जिनकी डेंसिटी लो होती है वो वाटर के साथ साथ निकल जाते हैं, और जो हाई डेंसिटी वाले होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं इनमें खाँचों में, ठीक है। तो ये मेथड होता है ग्रेविटी सेपरेशन। ये डायग्राम को हमें बनाना पड़ेगा एग्जाम में,
और ये 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं। इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसके बेसिस पे, डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो हम ये प्लेट लेंगे, ये टीन की या फिर लोहे की प्लेट हमें लेनी पड़ेगी काफ़ी मोटी, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं कि हमें एक प्लेट लेनी पड़ेगी जिसके अंदर इस टाइप के खाँचे होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। इस मेथड में क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन में जो हमने क्रश डोर किया था, और को हमने क्रश किया था, उसको हम यहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं। ये जो रोलर होते हैं, ये रोलर मैग्नेट के होते हैं और काफ़ी हाई स्पीड से रोलिंग करते रहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक ये बेल्ट लगी रहती है। ये बेल्ट हम मतलब मैग्नेट की ना हो, किसी भी चीज़ की हो, रबर टाइप की जो होती है, मतलब हम देखते हैं जिसको हम मतलब घर पे भी यूज़ करते हैं, जब हम मतलब वो होता है ना चारा वगैरह जो काटते हैं, उस पर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम डालना स्टार्ट करेंगे ओर को। तो इस ओर में क्या होगा, इसकी कंडीशन है, इस ओर में वही मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, वही मेटल कंसनट्रेट हो सकता है जो मेटल मैग्नेट से मतलब चिपक सकता हो। जैसे आयरन क्या मैग्नेट पे लग सकता है। तो यहाँ से जब हम डालेंगे तो ऐसे डालते रहेंगे और ये ऐसे आगे चलता रहेगा रोलिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये जो आयरन होगा वो इस मैग्नेट पे चिपक जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उसमें प्रेजेंट, वो आगे ऐसे बिना चिपके हुए आगे जाके गिरेंगी, ठीक है, ऐसे गिरेगी। और जो वो आयरन होगा उस पर चिपका हुआ, वो ऐसे जाएगा जहाँ तक मैग्नेटिक उसका फील्ड है, मैग्नेट का फील्ड यहाँ तक दिख रहा है हमें। तो यहाँ तक, सेकेंड इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ये डायग्राम में सही से नहीं दिया है थोड़ा। मैग्नेट का फील्ड यहाँ तक है, तो यहाँ तक ये और चिपका हुआ रहेगा। जब ये और यहाँ से इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा इसका मैग्नेट का, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों साइड दोनों चीज़ें सेपरेट होगी, इम्प्योरिटीज यहाँ पे आ गई, और जो सेपरेटेड ओवर है जिसमें हमारा मेटल प्रेजेंट है आयरन, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी होता है मेथड, इसमें कुछ इतना नहीं करना होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैग्नेटिक पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, इम्प्योरिटीज होगी, वो इधर गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसका पहला पॉइंट है सेपरेट्स मैग्नेटिक मिनरल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक वंस। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि इस टाइप के मिनरल से ये कंसंट्रेट करता है मेटल्स के ओर्स को, जो जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों टाइप की चीज़ें प्रेजेंट हो। मतलब नॉन मेटल की फॉर्म में हमें इम्प्योरिटीज़ चाहिए, और मेटल की फॉर्म में हमें उसका जो मतलब जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मिनरल्स, एग्जाम्पल दिए गए हैं मैग्नेटाइट। जैसे मैग्नेटाइट एक आयरन का ओर है, ठीक है, तो उसको हम इस मेथड के द्वारा कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट मेथड है फोर्थ, ये होता है केमिकल मेथड और लीचिंग। इसमें क्या होता है, हमें एक सॉल्वेंट लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने जो अर्थ क्रस्ट को हमने वो किया था, क्रस्ट किया था जो हमने ओर को, उसको हम क्या करेंगे, एक बड़े से मतलब बड़े से ड्रम में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। अब क्वांटिटी डिपेंड करती है कितनी लेनी है हमें, कितनी नहीं, उसमें हम उस सॉल्वेंट को डाल देंगे, ठीक है। तो जो मेटल होना चाहिए उसमें प्रेजेंट, वो मेटल उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल होना चाहिए, तभी ये लीचिंग मेथड हमारा यूज़ होगा, ठीक है। जैसे हमने ये ले लिया, इसमें डायग्राम में छोटा दिख रहा है, पर हम इसको बड़ा सा लेते हैं काफ़ी प्लांट्स वगैरह में। तो इसमें क्या होगा कि हम इसको और को इसमें हम डाल देंगे, और उसमें एक सॉल्वेंट डाल देंगे जिसमें मेटल सोल्यूबल होगा, वही और इसमें सेपरेट हो सकता है, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी सॉलिड वाली, जो मतलब उसमें सोल्यूबल नहीं होंगी, तो वो नीचे आ जाएंगी, पर जो सोल्यूबल होगा उसमें मेटल या फिर और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ऐसी जो सोल्यूबल होती हैं सॉल्वेंट्स में, तो वो इसमें सोल्यूबल हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसको अच्छे से शेक करेंगे तो ये मतलब इसको बार बार इसमें लिखा है रोटेट करेंगे, इसको 24 आवर्स के लिए रख देंगे, तो क्या होगा, इसमें अच्छे से जो मेटल का मतलब और होगा या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी वे इसमें अच्छे से सोल्यूबल हो जाएंगी, और जो उसमें जितना भी कंसंट्रेट कर सकते हैं इस सॉल्वेंट के द्वारा, उतना कंसंट्रेट हम इसको कर सकते हैं। जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी जो उसमें सोल्यूबल नहीं होंगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो जब हम इसको फिल्टर करेंगे
फिल्ट्रेट के द्वारा, तो हमारी क्या है, जो इम्प्योरिटीज में सोल्यूबल नहीं थी वो ऊपर आ जाएगी, अनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी और जो मेटल होगा वो यहाँ पे सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सैंपल एनालिसिस पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। केमिकल प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल बाय डिसॉल्विंग देम इन ए सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और इज ट्रीटेड विद ए केमिकल, एग्जाम्पल साइनाइड एसिड, मतलब इसमें साइनाइड में भी सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं साइनाइड की बेसिस पे। ठीक है, और एसिड भी ले सकते हैं कोई हम सॉल्वेंट के उसमें। ठीक है, टू डिसॉल्व द मेटल, एक्सट्रैक्ट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। इस मेथड के द्वारा हम कंसंट्रेट कर सकते हैं गोल्ड को, सिल्वर को, कॉपर को और एल्युमिनियम को। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट होगा ये शायद, नेक्स्ट और लास्ट मेथड है फ्लोटेशन। इसमें क्या होता है, पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, बाद में डायग्राम समझा देंगे। सेपरेट्स मिनरल्स बाय वेटेबिलिटी यूजिंग एयर बबल्स टू फ्लोट वैल्यूएबल मिनरल्स। ये क्या कह रहा है कि जो बबल्स होंगे, ये जो हम मतलब इसमें क्या होता है, हम वाटर लेंगे, वाटर में हम कोई ऑयल डाल देंगे, जैसे पाइन ऑयल होता है, पाइन ऑयल हम उसमें मिक्स कर देंगे। और आपने देखा होगा घर पे जब गांव में क्या होता है, चूल्हे पे रोटी बनाई जाती है तो उसमें एक हम उसका यूज़ करते हैं, फूकनी टाइप की जो होती है। ठीक है, तो उसमें हम ऐसे बना के उस टाइप, इस शेप में बना के यहाँ से हम कंप्रेस्ड एयर उसमें छोड़ेंगे, मतलब उसमें हम मुंह से भी कर सकते हैं, मतलब हवा दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसा उसमें एक ये छोटे छोटे छिद्र बना लेंगे। जब इससे वो एयर निकलेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो वाटर और ऑयल को मिक्स करेगा, और जो क्या होगा कि पाइन ऑयल अगर हम लेंगे तो उसमें बबल्स आएंगे, बबल्स ऊपर आ जाएंगे, और जो मतलब ऑयल का और उसका वाटर का मिक्सचर होगा वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें और को डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो और में प्रेजेंट मेटल्स होंगे या जो उसमें कुछ प्रेजेंट इम्प्योरिटीज होगी जिसकी मास बहुत कम होगा, वो बबल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे। पर जो इम्प्योरिटीज ऐसी होगी जिसका मास ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगी। ठीक है, जब वो नीचे बैठ जाएगी, ये देखिए गैंग इसमें लिखा हुआ है, जब वो नीचे बैठ जाएगी और जो ऊपर के ये बबल्स होंगे, बबल्स को हम हाथों से या फिर किसी और चीज़ से हम इसको सेपरेट कर लेंगे अलग से। ठीक है, इसको जब सेपरेट करेंगे तो बबल्स हट जाएंगे खुद से ही, जब एयर में आएंगे तो हट जाएंगे, तो बचेगा क्या वहाँ पे, मेटल्स, और जो उसमें कुछ टाइप की इम्प्योरिटीज होंगी तो वो उसमें बचेंगी। ठीक है, बेसिकली इसमें लिखा है सल्फाइड और पार्टिकल्स, मतलब कि हम इस मेथड के द्वारा सल्फाइड और को भी कर सकते हैं। वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, देखिए इसमें लिखा भी है पाइन ऑयल, तो वाटर और पाइन ऑयल को हम यहाँ पे रहेगा वो बीच में, और जो मेटल और मतलब वो रहेगी सल्फाइड और रहेंगे वो ऊपर पहुँच जाएगा बबल्स के साथ, और जो इम्प्योरिटी रहेगी वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हाइड्रोफोबिक मिनरल्स अटैच टू बबल्स फॉर्म फ्रोथ एंड और कलेक्टेड। ठीक है, फ्रोथ उसी को बोलते हैं हम, जो ऊपर बबल होते हैं उसको हम फ्रोथ बोलते हैं। तो इसमें एक वर्ड का यूज़ हुआ है हाइड्रोफोबिक, और ये क्या हुआ है हाइड्रोफिलिक। गैंग सिंक्स, मतलब वो नीचे बैठ जाएगी, इसका कहने का मतलब है जो हाइड्रोफिलिक गैंग होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ पे मतलब आ रहा है इन दोनों वर्ड्स का, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो क्या होता है, वो वाटर लविंग होता है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर मतलब वाटर हेटिंग होता है, मतलब वो वाटर के मिक्स नहीं होता है, वो नीचे बैठ जाता है। और जो हाइड्रोफोबिक होता है वाटर के साथ मिक्स होकर ऊपर आ जाता है बबल्स के साथ। ठीक है, कंसंट्रेट सल्फाइड और एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, लेड। ये क्या करेगा, इसमें बताया भी गया एग्जाम्पल के उसमें कि कंसंट्रेट करेगा सल्फाइड ऑर्स को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, जब हम क्रस्ड ओर को कंसंट्रेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हम उसको देखेंगे। इसमें लिखा है हेडिंग में, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू क्रूड मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हम देखेंगे। और ऑफन सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स एज ऑक्साइड्स आर ईजियर टू रिड्यूस। ऑक्साइड्स में इसलिए हम उनको मतलब कन्वर्ट करते हैं क्योंकि
ऑक्साइड्स का हम रिडक्शन करा के बाहर के किसी मतलब एक्सटर्नल कंडीशन से, जैसे मैंने बताया था पहले, कोक, H2, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मोर रिएक्टिव मेटल, इनसे हम रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये सब कराने के बाद में देन रिडक्शन ऑकर्स टू ऑब्टेन द मेटल, मतलब जब रिडक्शन हो जाता है तो मेटल अपना एक्सट्रैक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में रिफाइनिंग कराते हैं, और मतलब 5th स्टेप है, अभी हमारा 2nd स्टेप चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 2 टाइप के होते हैं, ये डिपेंड करते हैं और किस टाइप का है हमारे पास। अगर ये सल्फाइड और है दूसरा होता है कार्बोनेट और, तो डिपेंड करता है और किस टाइप का है। अगर सल्फाइड और होगा तो हम रोस्टिंग कराएंगे, और अगर कार्बोनेट और होगा तो हम कैल्सिनेशन कराएंगे। अब हम देखेंगे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है। पहले हम देखेंगे रोस्टिंग क्या होती है, फिर देखेंगे हम कैल्सिनेशन क्या होता है। मान लिया हमारे पास कोई सल्फाइड और है, जैसे कापर ग्लैंस Cu2s, इसका नाम है कापर ग्लैंस। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये है, तो अब हम इसका क्या कराएंगे, सबसे पहले रोस्टिंग कराएंगे। रोस्टिंग क्या होती है कि हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से हम और को रिएक्ट कराते हैं, जैसे हमारा Cu2s है, हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। हाई टेम्परेचर पे हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा, Cu2O प्लस SO2 रिलीज हो जाएगी। इसको बैलेंस कर लेंगे, कापर 2 है, ऑक्सीजन 2 और 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, हमारे 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 4 हमारे ये हो गए, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर हो गए ना यहाँ पे, 2 यहाँ पे लगा देंगे, 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर हो गए, 4 कापर हो गए हमारे, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, इसको ही बोलते हैं हम रोस्टिंग। ये मेथड हमारा सल्फाइड और के लिए पॉसिबल होता है। ठीक है, अब हम इसको साइड कर देंगे थोड़ा। एक सेकेंड, ऐसे कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। अब हमारा रोस्टिंग तो हो गया था, अब हम देखेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, कार्बोनेट ओर्स के लिए इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, कोई कार्बोनेट और ले लेंगे हम, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, उसका क्या करेंगे हम, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की अब्सेंस में इसको हीट करेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा, ये जिंक का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये मेथड होता है कैल्सिनेशन। ठीक है,
अब क्या होता है, ये जो जिंक ऑक्साइड बना है और जो पिछली वाली स्लाइड पे हमारा ये बना है कॉपर ऑक्साइड, अब इनका हम रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम रिडक्शन के मेथड्स कि रिडक्शन में कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। तो ये रिडक्शन के मेथड डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो मेटल है वो किस टाइप का है, वो हाई रिएक्टिविटी का है, वो मीडियम रिएक्टिविटी का है, या फिर वो लो रिएक्टिविटी का है। रिडक्शन मेथड उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारा पहला है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और यूजुअली ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स टू ऑब्टेन द मेटल एट कैथोड। इसमें लिखा भी है मेटल को कैथोड पे ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना है कि मोल्टन स्टेट में हमने NaCl ले लिया, ये लिखा है हमने इसमें मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट DC करंट हमने इसमें अप्लाई कर दिया। फिर क्या होगा, ये हमने 2 रोड ले ली, ये दोनों रोड इनर्ट होनी चाहिए। प्लेटिनम की भी हो सकती है यहाँ पे इनर्ट रोड, और कोक की भी हो सकती है, कार्बन की। ठीक है, फिर क्या होगा, तो जो हम इसमें एक ट्रिक याद रखेंगे NCR। NCR का मतलब बताएंगे, NCR तो आप याद रख लिए होगा। NC क्या होता है, निगेटिव। जब भी हम कभी भी 10th में, 11th में, 12th में हम जब भी किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हम ये ट्रिक याद रखेंगे NCR। ठीक है, तो निगेटिव C से कैथोड, इसमें सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। R से रिडक्शन, ये ट्रिक बस हमारे लिए एक रोड के लिए है जो हमने यहाँ पे रोड्स ली थी हैं। तो निगेटिव रोड कौन सी है इनमें, जहाँ पे क्या होगा, जो कैथोड पे होगी और रिडक्शन होगा। ठीक है, तो निगेटिव रोड हमारी ये है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, Na को इलेक्ट्रॉन Na ले रहा है और यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, और एक कैथोड है। ठीक है, यहाँ पे हम निगेटिव लगा देंगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव कर देंगे। तो निगेटिव, कैथोड और रिडक्शन प्रोसेस हमारा इस रोड पे हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको देखेंगे। फिर हम जब रिडक्शन यहाँ पे होगा और कैथोड रोड ये है और यहाँ पे निगेटिव भी है, तो ये पॉजिटिव होगा, अपोजिट ही होगा। अपोजिट होगा तो कैथोड की जगह यहाँ पे एनोड आ जाएगा, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। जैसे अभी हम रिएक्शन देख लेंगे, इस रोड की हम रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले इस रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये क्या है, Cl माइनस यहाँ पे आके चिपक रहा है ना, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो Cl 2Cl होंगे, Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ये क्या है, लिख देंगे हम यहाँ पे 8 एनोड। एनोड पे हमारी ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे 8 कैथोड। कैथोड पे हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, सोडियम। इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से होगा, जब ये क्लोरीन यहाँ पे चिपकेगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा और ये यहाँ से फ्लो होते 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 यहाँ पे Na को दे देगा और Na भी यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, Na प्लस, जो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन आए हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन Na के एक एटम में जाएगा और Na हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होती है दोनों। इन रिएक्शन को हमें लिखना पड़ेगा इस प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नोट में लिखा है, उसको रीड कर लेते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसका कहने का मतलब है कि जो हम ये मतलब रिडक्शन प्रोसेस देख रहे हैं, हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही होता है उनका, इलेक्ट्रोलिसिस के ही द्वारा वो रिड्यूस होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हाई रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, उनका रीज़न ये होता है कि उनके अंदर जो होते हैं, जो हम मान सकते हैं जो मेटल होते हैं, सोडियम। अब सोडियम एक पार्टिकल तो होगा नहीं, काफ़ी सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे तब जाके वो एटम बनेगा। ठीक है, और एटम जब आपस में जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा एक मतलब मेटेलिक फॉर्म में रहेगा, तो उसमें जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब हाई रिएक्टिव मेटल्स में। ठीक है, तो उस मेटल्स को उनका रिडक्शन कराने के लिए हमें कार्बन जैसी एक्सटर्नल कंडीशन की मतलब बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है, तो हमने पहला मेथड देख लिया। ये मेथड यूज़ होता है हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम रिडक्शन बाय कार्बन। अब देखेंगे हम जो हमने मतलब 4 चीज़ें बताई थी वे आपको, कार्बन हो गया, दूसरा मैंने बताया था H2, तीसरा हमने आपको बताया था H2 के बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर फोर्थ बताया था हाई रिएक्टिव मेटल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है, ये यूज़ होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जैगडेन और FePb प्रोसेस के लिए। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, और यूजुअली ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन कोक इन फ्यूरेंस टू रिड्यूस द ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, आयरन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हेमेटाइट इन ए ब्लास्ट फ्यूरेंस। ये क्या होती है, एक मतलब ब्लास्ट फ्यूरेंस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम जो ओर है हमारा, उस वो जो क्रस्ट ओर आया था हमारा, कंसनट्रेट ओर लिया था हमने, उस कंसनट्रेट ओर को जो हमने फर्स्ट स्टेप से लिया था उसको हम कोक मिला के यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे लिखा है और लाइमस्टोन। ठीक है, और कोक के साथ मिक्स करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वहाँ पे यहाँ पे एक मतलब रिडक्शन होता है उस ओर का। ठीक है, काफ़ी हीट दी जाती है इस रिएक्शन के लिए। देखिए आपने देख रहा होगा यहाँ पे 1700 टेम्परेचर है, यहाँ पे 1200 टेम्परेचर है, यहाँ पे 500 टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब ये रिडक्शन होगा तो और क्या होगा, मोल्टन आयरन आउट, और क्या होगा, यहाँ से मेल्ट होके इसमें जो मेटल होगा वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मोल्टन आयरन। ठीक है, और जो इम्प्योरिटी होगी वो वहीं पे मतलब बेस्ड गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। यहाँ से हम हॉट एयर इसमें देंगे, बस यही इसका मेथड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में लिया था कि हमने यूज़ किया था Cu2, हमारा बन गया था रोस्टिंग के द्वारा Cu2S से। ठीक है, अब हम इसमें रिडक्शन करा देंगे कार्बन के साथ। ये रिडक्शन कार्बन के साथ भी हो सकता है, ये रिडक्शन H2 के गैस भी हो सकता है, और ये रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी हो सकता है, और ये मोर रिएक्टिव मेटल के साथ भी हो सकता है। उसकी जगह हम क्या लिखें, उसकी जगह हम M ही लिख लेते हैं। M इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, याद रखना। तो कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, जब कार्बन से रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ पे CO2 निकाल देगा। ठीक है, जब यहाँ से CO2 रिलीज़ हो रही है तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अब अभी हम देखेंगे CO2 निकल गई, यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे हमारा Cu 4 मोल की फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैकडेनो प्लस। अब हम जैकडेनो की रिएक्शन करा देंगे H2 से। यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक प्लस H2O। ठीक है, अब हम इसी में देखेंगे ये जो हमने यहाँ पे लिखा है मोर रिएक्टिव मेटल, हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज के लिए भी याद होनी चाहिए। जैसे हम मैग्नीज है, MnO2 प्लस। मैग्नीज क्या होता है, मीडियम रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हाई रिएक्टिव मेटल हम डाल देंगे। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल जैसे एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम इसमें डालेंगे तो हम यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स, और यहाँ पे मैग्नीज बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या होगा, एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है, तो अब यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो ये 3 लगाएंगे तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो 4 हमारे एल्युमिनियम हो जाएंगे
3 हमारे मैग्नीज हो जाएंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। और तुम देख लेना सेकंड रिएक्शन क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी होना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ को बोलते हैं हम थर्मिट रिएक्शन। आपने देखा होगा जो रेल के ट्रैक्स होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, आपस में ब्रेक कर जाते हैं, और उनको जोड़ने के लिए मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह पे आपने देखा होगा कभी ना कभी, उनको जोड़ने के लिए एक छोटी सी मतलब एक टाइप से मशीन आती है जो क्या होती है, अभी मैं आपको रिएक्शन देके पहले बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, उस मशीन में। तो जब ये रेलवे के ट्रैक है ये पूरा, ये यहाँ पे क्रैक हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फेरिक ऑक्साइड डालते हैं। फेरिक ऑक्साइड डालने के बाद में एल्युमिनियम डाल देते हैं वहाँ पे। एल्युमिनियम जब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड डालेंगे और ये एल्युमिनियम डालेंगे AlO3, जब यहाँ पे डालेंगे और इसको हीट करेंगे दोनों को, ये वैसे हीटेड ही डालते हैं वहाँ पे, हीट करने के बाद ही डालते हैं मशीन में। तब ये डालेंगे यहाँ पे, तो नीचे कुछ लगा देते हैं प्लेट टाइप में, तो यहाँ पे दोनों मिक्स होकर डल जाएंगे। अब ये डल जाएंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा जो निकल जाएगा साइड से, और वहाँ पे Fe अपनी फॉर्म में जुड़ जाएगा। मतलब ये क्रैक जो स्पेस था यहाँ पे Fe आ जाएगा, आयरन का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। 4 2 4, ये रिएक्शन होती है थर्मिट रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट रिफाइनिंग। अभी एक मेथड और बचा होगा हमारा, ये सेल्फ रिडक्शन मेथड या ऑटो रिडक्शन बोलते हैं इसको। ये मेथड यूज़ होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए, जैसे कॉपर और मरकरी। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीटिंग सल्फाइड और इन एयर कन्वर्ट्स देम टू ऑक्साइड मेटल डायरेक्टली, ऑफन विदाउट एन एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट। इसका कहने का मतलब है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। इसका कहने का मतलब है इस लाइन का कि जो मतलब लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वे खुद से ही हीट करने के बाद में उनके ऑक्साइड को अगर हीट करा जाए तो वो खुद से ही मतलब मेटल की फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेंगे, मान लिया हमने ये ले लिया HgS, ये एक और होता है मरकरी का। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के यहाँ पे हम रोस्टिंग मेथड इसका यूज़ करेंगे और इसको हम HgO की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके साथ इसको हीट कर देंगे काफ़ी ज़्यादा। जब इसको हीट करेंगे तो Hg निकल जाएगा और साथ में ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं इसमें हमें अलग से कुछ और नहीं करना होता है रिडक्शन कराने के लिए इनको बस सीधा सीधा हीट करना होता है इनके मेटल ऑक्साइड्स को, ठीक है, और ये अपनी फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। इनका इतना ही यूज़ है। अब हम आगे देखते हैं रिफाइनिंग कैसे करते हैं हम, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे आके जब हम रिफाइनिंग करते हैं, जो हमारा मेटल आ रहा है इतने स्टेप से, तो उसकी जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो यहाँ पे 99.9% उसको प्यूरीफाई कर देता है, जिसका यूज़ हम फिर लैब्स वगैरह में करते हैं, या हम किसी भी मतलब ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, या फिर हम मेटल्स के बर्तन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कुकिंग के लिए जो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक बार। प्रोसेसेस टू प्यूरिफाइंग क्रूड मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, ऑब्टेन प्योर मेटल। ये तो मैंने अभी बताया आपको। uses physical or chemical method to separate impurities based on differences in properties
लाइक मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे जो रिफाइनिंग हम प्यूरिफिकेशन करते हैं या रिफाइनिंग करते हैं उनको हम 3-4 टाइप से करते हैं। जैसे वो पोलिंग वाला आपके सिलेबस में नहीं है, 3 टाइप के आपके सिलेबस में, मैं तीनों टाइप के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा पहला है डिस्टिलेशन मेथड। ये मेथड क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल, मतलब ये मेथड क्या होता है फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स। मतलब इस मेथड के लिए इस मेथड को हम वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा, जैसे मरकरी और जिंक। हम इसको डायग्राम की उसमें समझ लेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे मिक्सचर, अब हम इसको हीट करेंगे तो ये डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। और डिस्टिलेशन जब होगा तो यहाँ से मरकरी निकलेगी यहाँ पे, और यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगी मरकरी, ठीक है, प्योर मेटल की फॉर्म में, प्योर लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये मरकरी है, मान लिया हमने मरकरी का एग्जांपल ले लिया, लिक्विड की फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारा डिस्टिलेशन का पूरा स्टेप होता है, मतलब एक मेथड होता है। इसको डायग्राम 10th लेवल पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ध्यान रखिए डिस्टिलेशन कैसे होता है, ठीक है। ये वैसे इसको हम वाटर डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें वाटर हम देते हैं, कोल्ड वाटर, और यहाँ से वाटर रिलीज होता है, ठीक है। मेटल इज वेपराइज्ड एंड कंडेंस्ड, वही बोल रहा है कि मेटल यहाँ से वेपराइज्ड होगा और फिर ये कंडेंस्ड हो जाएगा इधर को जाके, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है लिक्विएशन। लिक्विएशन क्या होता है, ये मेथड भी फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल्स, ये मेथड भी लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ से हम जो आएगा हमारे पास इम्प्योर मेटल जो आएगा वो यहाँ से हम डालेंगे, और यहाँ पे क्या होता है एक छोटी सी ना इस टाइप की एक वो बनी होती है, मतलब यही जो ये ऐसे बना होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मेटल्स का मतलब कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं तो वो मेटल यहाँ पे मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होके वो आगे चले जाएंगे और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे प्योर मेटल, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो इम्प्योरिटीज़ मेल्ट ही नहीं होगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफ़ी हाई होगा, उसी टाइप के एक्सट्रैक्शन करेगा वो। तो ये इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे कलेक्ट होती स्टार्ट हो जाएगी, और जो मेटल होगा वो मेल्ट होकर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड में इतना ही होता है, टीन के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में यूजेस फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू प्यूरिफाई मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, इम्प्योर मेटल एज एनोड, प्योर मेटल डिपॉजिट ऑन कैथोड। ये मैंने अभी आपको टेक्निक सिखाई है NCR, मतलब जो निगेटिव होगा वो कैथोड होगा और उसका रिडक्शन होगा। मैंने पीछे लिखा था, आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉपर का एग्जांपल लेके। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको, एक रोड हमें लेनी पड़ती है प्योर कॉपर की एज कैथोड। इस रोड को हम कैथोड पे ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेना पड़ता है हमें, इनका साल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ता है। जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल के लिए CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हमें इम्प्योर कॉपर एज एनोड, ये रोड जो होती है इम्प्योर होती है, इम्प्योर कॉपर की होती है जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती है। तो यहाँ से क्या होगा, जो कॉपर होगा वो यहाँ से रिलीज होगा Cu+2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज़ जो होगी वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी नीचे की साइड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी इमेज आ नहीं रही है। इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और ये जब DC करंट इसमें दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं और यहाँ से ये निकलते हैं। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये कॉपर को दे देंगे, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ से कॉपर रिलीज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स देके। तो हम देखेंगे अब इसकी रिएक्शन हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। पहली क्या होगी, 8 कैथोड, यहाँ पे लिख लेंगे हम 8 एनोड,
मैंने अभी अभी आपको टेक्निक सिखाई है, यहाँ पे हम लिख लेंगे NCR मतलब निगेटिव कैथोड और रिडक्शन। तो कैथोड वाली रोड थी है, इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होता है, जो Cu+2 है सॉल्यूशन में जो आया है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे Cu की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा अपनी इनर्ट फॉर्म में, ठीक है। 8 एनोड। एनोड पे क्या होगा, जब वहाँ पे रिडक्शन हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, अपोजिट ही होता है। जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये यहाँ पे Cu की फॉर्म में था, और जब Cu की फॉर्म में था 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ को रिलीज कर दिए इस साइड को, मतलब उधर बैटरी की साइड को जब डीसी करंट इसमें छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन खुद से ही रिलीज होने लगेंगे। तो क्या होगा, Cu+2 की फॉर्म में निकल जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है, पहले इम्प्योरिटीज थी Cu, इम्प्योरिटीज में था, मेटल पे डिपॉजिट था इस वाली रोड पे इम्प्योरिटीज के साथ, फिर ये यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव होने स्टार्ट हुए तो ये Cu की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऊपर निकल गए, रिलीज हो गए, ठीक है। तो ये मेथडोलॉजीज होती है इलेक्ट्रोलिसिस की। यहीं पे आपका मेटलर्जी का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके क्वेश्चंस, और जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ कराई थी उन सब के क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक और है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे साथ साथ में क्वेश्चंस के, वो टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। थैंक यू।